फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज 9 महीने बाद किसान आंदोलन में फिर हलचल दिखाई दी। किसानों ने संसद के बाहर संसद लगाई, लेकिन आज हम विश्लेषण करेंगे कि 9 महीनों में गंगा में कितना पानी बह चुका है, केंद्र ने क्या किया है और किसान नेताओं ने क्या किया है। ध्यान से देखिएगा। किसान आंदोलन के मुद्दे पर आज संसद में पर्चा फाड़ पॉलिटिक्स दिखी और उसके बाद मोदी सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जो कुछ भी कहा, उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। आज हम इसको लेकर जारी वार पलटवार के बीच आम किसानों की फिक्र दिखाएंगे और फिर कोरोना की फिक्र में केरल की भूमिका दिखाएंगे। राज्य की सरकार ने बकरीद मनवाने के बाद 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। अब फिक्र यह है कि केरल में जो चल रहा है वो तीसरी लहर ही तो है या कुछ और, सोचने वाली बात है। आज हम देश की राजधानी दिल्ली की एक शर्मसार कर देने वाली घटना भी दिखाएंगे जो नस्लीय भेदभाव को दर्शाता है। आज हम बताएंगे कि ये मानसिक रोग देश के लिए कितना घातक साबित हो रहा है। संसद आज फिर नहीं चली। सांसदों ने सिर्फ नारेबाजी नहीं की, सिर्फ शोर शराबा ही नहीं किया, सिर्फ पोस्टर ही नहीं दिखाए, बल्कि एक सांसद ने मंत्री के हाथों से छीनकर उनका बयान भी फाड़ दिया और कागज के टुकड़ों को राज्यसभा का संचालन कर रहे उपसभापति की ओर उछाल दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वो शब्द है माननीय, जिसका अर्थ होता है आदर के योग्य, प्रतिष्ठा के काबिल। कमाल देखिए कि जो लोग मान्य कहलाते हैं वही संसद की मर्यादा को तार-तार भी करते हैं। संसद में से करीब 3 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर भी आज किसानों का एक आयोजन शुरू हुआ, जिसे किसान संसद का नाम दिया गया। मॉनसून सत्र में जब तक यह संसद चलेगी तब तक किसानों की संसद भी चलेगी। लेकिन फिक्र इस बात की है कि दोनों जगहों पर असली मुद्दों की अनदेखी तो नहीं हो रही है। शुरुआत 3 तस्वीरों से करते हैं, जिन्हें देखने के बाद अफसोस होता है कि हम भारत के लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पहली तस्वीर राज्यसभा की है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जैसे ही स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए, टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से पेपर छीन लिया और फाड़कर उपसभापति की तरफ उछाल दिया। दूसरी तस्वीर को भी आप देखिए और सुनिए भी। ये नारेबाजी, तख्तियां सदन में करना उचित नहीं है। ये सदन आपका अपना है, इसकी मर्यादा बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। स्पीकर को आखिर क्यों सांसदों के सामने मर्यादा की दुहाई देनी पड़ रही, इसका जवाब ये तीसरी तस्वीर दे रही। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उनके ठीक बगल में पोस्टर लहराया जा रहा है। सरकार सब विषय में चर्चा के लिए तैयार है करके मैंने ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं, जो क्वेश्चन ने कोविड के बारे में चर्चा मांगे थे। स्पीकर के आदेश की अनदेखी करते हुए जब ये पोस्टर दिखाया जा रहा है कि अन्नदाता का अपमान बंद करो, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले तो आप संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। संसद हमारी बात को सामने रखने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लेकिन उसके भी तौर तरीके हैं। आपने देखा कि संसद भवन के अंदर क्या हुआ। अब हम आपको दिखाएंगे कि संसद के परिसर में किसानों के मुद्दे पर किन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद आपको संसद से थोड़ी दूर पर उस आयोजन में ले चलेंगे जिसे किसान संसद का नाम दिया गया है।
कृषि कानूनों के विरोध में संसद भवन परिसर के अंदर गांधी जी की प्रतिमा के पास कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई और दूसरे कई नेता शामिल हुए। संसद की कार्यवाही के बाद बाहर निकले कृषि मंत्री ने कहा, सरकार तो पहले से ही बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। अब आपको संसद भवन से सिर्फ 3 किलोमीटर लेकर चलते हैं। यहां जंतर मंतर पर आज से किसानों की संसद शुरू हुई। हर रोज 200 किसानों को यहां सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत मिली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद से कुछ ही दूरी पर किसानों की किसान संसद चल रही है। फिलहाल लंच का वक्त है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, एक तरफ तेजेंद्र जी हैं, दूसरी तरफ ज़ेबा हैं, जो कि इस 200 लोगों के जो सदस्यों की ये संसद थी किसानों की, उसके सदस्य हैं या इन्हें सांसद भी कह सकते हैं। तेजेंद्र जी, हाउस चला आपका, फर्स्ट हाफ में क्या रहा? 1 बजे करीबन शुरू हुआ था। देखिए 11 बजे से हमारा हाउस शुरू होना था, लेकिन पुलिस ने, दिल्ली पुलिस और सरकार लगातार हमें गुमराह करती रही और 2 घंटे लेट। कितने बजे पहुंचे आप? तकरीबन 1 बजे के आसपास? हम लगभग 1 बजे पहुंचे हैं। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी, बैठने के लिए भी कहीं कुछ नहीं था। आप देख रहे हैं कुर्सियों की हालत क्या है। आने के बाद व्यवस्था हुई है। व्यवस्था के बाद जो है हमने अपना जो है कार्यक्रम शुरू किया है विधिवत तरीके से। पूरा हमने एक संचालन कमेटी है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है हमारे आनंदा, मंजीत सिंह राय उसके संचालन कर रहे हैं, और हमीद सिंह कादियां हैं, जो योगेंद्र यादव हैं, सारे लोग उस कमेटी के सदस्य हैं जो इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला दिन है और आप देख सकते हैं कोशिश इनकी यही है कि संसद की तरह ही इस पूरी बैठक को, इनकी को या कह सकते हैं मीटिंग को चलाकर संसद, किसान संसद जिसका नाम दिया गया है, यहाँ पर अपने जो विचार हैं उनको रखें। और जिस तरह से 8 महीने हो गए हैं किसानों को आंदोलित होते हुए, आंदोलन करते हुए, तो यहाँ पर कोशिश यही है कि जंतर मंतर और जो कि संसद से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर अपनी बातों को रखा जाए। किसान संसद में अभिनेत्री सोनिया मान भी शामिल हुई। हमने उनसे पूछा यहाँ आने का आखिर मकसद क्या है। पहले दिन मैंने अपना नाम लिखाया था, तो पहले दिन मैं आई हूँ। ठीक 5 बजे पहले दिन की किसान संसद का समय खत्म हो गया, जिसके बाद हमने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की। पहले दिन किसान संसद खत्म हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक तरफ तस्वीरें देखिए कि किसान संसद खत्म हो रही है और किसान यहां से रवाना हो चुके हैं सिंघू बॉर्डर के लिए। और सुबह से लेकर शाम तक किसानों के साथ जो डटे हुए हैं, राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, पहले दिन की संसद खत्म हो गई, क्या लेकर जा रहे हैं, क्या चर्चा हुई, कैसा रहा किसान संसद? किसान संसद ठीक रहा। लोगों ने अपने विचार रखे, अपनी बातचीत रखी, हर स्टेट के लोगों ने अपनी बात बताई, अपनी समस्या बताई, और किसान पंचायत का नाम किसान संसद के नाम सब यहाँ पे जाना जाएगा। और जब तक पार्लियामेंट चलती रहेगी वहाँ पे, ये किसान संसद भी यहाँ पे जंतर मंतर पे चलती रहेगी। जंतर मंतर पर बैठने वाली किसान संसद में केरल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसान प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आयोजन 13 अगस्त तक चलेगा। खास बात यह है कि रोजाना 200 नए सदस्यों को किसान संसद में शामिल होने का मौका मिलेगा। हर रोज 200 लोगों की नई लिस्ट पुलिस को दी जाएगी और पुलिस उन्हीं लोगों को जंतर मंतर तक पहुंचने देगी जिनके नाम उसके पास होंगे। यह भी तय किया गया है कि 26 जुलाई और 9 अगस्त को यहां महिला किसानों की संसद बैठेगी। उस दिन किसान संसद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही दी जाएगी। बस इतना फर्क है कि किसान संसद जो है वो देश की संसद की तरह विपक्ष के हंगामे की वजह से हर रोज स्थगित नहीं हो रही।
किसानों को शर्तों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की इजाजत दी गई, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर जो हिंसा हुई वो बेहद अफसोसनाक। मोदी सरकार में मंत्री बनाई गई मीनाक्षी लेखी ने आज कह दिया कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान मवाली हैं। उनके मुंह से ये बात निकल गई और उनका प्रदर्शन एक एजेंडा है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। महिला है, क्या निंदा प्रस्ताव करें यहाँ पर करा के जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। मवाली नहीं, किसान है, ये देश का अन्नदाता है। किसानों का आंदोलन चलते हुए 8 महीने गुजर गए। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब किसान नेता बेहद सक्रिय दिखे, लेकिन कई अहम मौके ऐसे भी आए जब किसान नेताओं का कहीं कोई पता ही नहीं चला। इस दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जिनका देश के आम किसानों को खासा फायदा मिला। हम ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए आप। तस्वीरें 2 महीने पुरानी हैं। भोपाल के एक हजूरी गांव में किसान मिश्रीलाल राजपूत ने अपनी 9 एकड़ खेत में फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इस पूरे इलाके में कई किसानों ने टमाटर, पत्ता गोभी, लौकी, भिंडी जैसी सब्जियां अपने ही हाथों से बर्बाद कर दी। वजह ये कि इन सब्जियों को बाजार में कोई पूछ नहीं रहा था और खेत खाली करके खरीफ फसल की बुआई करनी थी। तो क्या इन किसानों की फिक्र जंतर मंतर पर किसान संसद में बैठने वाले किसानों की फिक्र नहीं होनी चाहिए? क्या जंतर मंतर पर बैठे किसानों को फसल की सही कीमत, ढुलाई, सिंचाई, बीमा जैसी समस्याओं की फिक्र नहीं होनी चाहिए? याद कीजिए, ये किसान नेता चुनावी राज्यों में अपनी भूमिका तलाशने बंगाल तक पहुंच गए। क्या पता कहाँ जाएंगे, घूम लेंगे सब जगह। बंगाल क्या कोई अलग जगह, यहाँ क्या पासपोर्ट लगे। योजना है कि किसान नेता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि क्या देश के छोटे किसानों की मदद के लिए कोई योजना या कोई मांग इनकी लिस्ट में है? और तो और पिछले दिनों देश के गांव और दूर दराज के इलाकों में जब कोरोना की भयानक तस्वीर देखी जा रही थी, तब भी क्या इन किसान नेताओं को आगे बढ़कर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए थी? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं की बड़ी शिकायत सरकारी खरीद को लेकर है। किसान नेताओं का कहना है कि 3 नए कृषि कानून लागू होने के बाद सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सरकार ने इस साल कितना गेहूं खरीदा है। सरकारी एजेंसियों ने इस सीजन में 411.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। इसी तरह पंजाब से 132.27, हरियाणा से 84.93, मध्य प्रदेश से 128.08 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। सरकारी खरीद में पंजाब का हिस्सा 32.17% है, मध्य प्रदेश का हिस्सा 31.15% है, हरियाणा का हिस्सा 20.65% है। यानी इस साल ज्यादा खरीद हुई है और इस खरीद से 44.43 लाख किसानों को फायदा हुआ है। देश में किसानों के नाम पर वोट की फसल काटने की तैयारी है। लगता है ऐसी ही तैयारी पेगासस जासूसी मामले में भी चल रही है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सत्रों में लगातार हंगामा जारी है। आज भी विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी को लेकर सदन में जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन जब पूरे विवाद पर आईटी मंत्री के जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष ने बयान का पर्चा फाड़कर चेयर की तरफ उछाल दिया। हालांकि यह सब तब हुआ जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने उस दावे पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एनएसओ के फोन रिकॉर्ड का सबूत उनके हाथ लगा है, जिसे उन्होंने भारत समेत दुनिया भर के कई मीडिया संगठनों के साथ साझा किया। नंबर 31 प्लीज, आप हाउस नहीं चलाना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सेट।
परंपरा कृपया हम लोग न सुने। पेगासस जासूसी पर आज भी राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। यहां तक कि मामला छीना झपटी तक पहुंच गया। तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से उनके बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और पर्चे के टुकड़े को चेयर की तरफ उछाल दिया। संसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। हालांकि हंगामे के बीच ही आईटी मंत्री ने बोलना जारी रखा, लेकिन वो पूरी बात नहीं रख पाए। हंगामा इतना बढ़ा कि आईटी मंत्री को अपना भाषण बीच में ही खत्म करना पड़ा। इस बीच बीजेपी और तृणमूल के सांसदों में तीखी बहस भी हुई और हालात संभालने के लिए मार्शल बुलाने पड़े। आखिरकार मजबूरन राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, 23rd July 2021. ये तीसरी बार था जब सदन की कार्यवाही रोकी गई। अब तक पेगासस मामले पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। ऐसे में सरकार ने सदन के बाहर ही विपक्ष को जोरदार जवाब दिया। चर्चा में भाग ना लेकर पर्चे फाड़ देना, स्टेटमेंट को फाड़ देना, छीना झपटी कर दुर्भाग्यपूर्ण। आखिरकार अगर आपके पास तथ्य हैं, आपकी बातचीत में तर्क है, दम है, तो आप चर्चा में भाग लीजिए। इस तरह से करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार ना। विवादों के बीच पेगासस जासूसी मामले में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यू टर्न ले लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने उस दावे पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा था कि एनएसओ के फोन रिकॉर्ड का सबूत उनके हाथ लगा है, जिसे उन्होंने भारत समेत दुनिया भर के कई मीडिया संगठनों के साथ साझा किया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब कहा है कि उसने कभी यह दावा किया ही नहीं कि यह सूची एनएसओ से संबंधित थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कभी भी इस लिस्ट को एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर सूची के तौर पर पेश नहीं किया है। विश्व के कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसा किया होगा। यह लिस्ट कंपनी के ग्राहकों के हितों की सूचक है। एमनेस्टी ने दो टूक कहा कि सूची में वो लोग शामिल हैं जिनकी जासूसी करने में एनएसओ के ग्राहक रुचि रखते हैं, ना कि उन लोगों की जिनकी जासूसी की गई। एनएसओ ग्रुप इजराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका पेगासस नाम का स्पाईवेयर स्मार्टफोन की निगरानी करता है। इस बीच एनएसओ के सीईओ ने भी पूरे विवाद पर सफाई दी है। एनएसओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेव हुलियो ने इंकार किया कि उनके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। एनएसओ की सफाई और ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल के यूटर्न के बाद पेगासस जासूसी विवाद शांत होने की उम्मीद है। हालांकि अभी संसद का सत्र जारी है, सियासत चरम पर है। ऐसे में पेगासस का चिन्ह इतनी जल्दी शायद ही शांत हो। अब फिक्र कोरोना संक्रमण की, जिसके ताजा आंकड़ों से देश में संक्रमण की तीसरी लहर के नजदीक आने की आशंका गहराती जा रही है। लेकिन हम बोल रहे हैं, लोग सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों में एक बार फिर कोरोना केस 40,000 के पार और रिकवरी का आंकड़ा नए केस से कम हो गया और इस ट्रेंड ने फिक्र को बढ़ा दिया है। रिकवरी मतलब संक्रमण से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा, और जब यह आंकड़ा नए केस से कम हो जाता है तो एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़ता है, मतलब वो लोग जिनका इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा लगातार नीचे गिर रहा था, लेकिन बीते 2 दिन से इसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह केरल में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, क्योंकि बुधवार को देश में जितने नए केस आए उसमें से करीब 42% अकेले केरल में रिपोर्ट किए गए हैं और ये ट्रेंड बीते कई दिनों से लगातार जारी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर केरल से आएगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि केरल में जो कुछ चल रहा है या जो कुछ हुआ है वो देश की चिंता बढ़ाता है। केरल सरकार ने तमाम आशंकाओं और आपत्तियों को ताक पर रखकर तुष्टीकरण के लिए जिस तरह बकरीद के लिए पाबंदियों पर छूट दी थी, उसका असर दिखने लगा है। बुधवार को कोरोना संक्रमण के 17,481 नए मामलों के साथ 1.5 महीने का रिकॉर्ड टूट गया। देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाले राज्य में बकरीद पर लॉकडाउन में ढील देकर जिस तरह भीड़ को जुटाने का मौका दिया गया, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और जो लापरवाही बरती गई वो अब भारी पड़ती दिख रही है।
आउट ऑफ कंट्रोल होते हालात के बीच कोरोना में 18 से 20 जुलाई तक पाबंदियों में राहत दी गई थी, वो भी तब जब दूसरी ओर कोरोना के खतरे के मद्देनजर कई राज्यों में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई थी। 20 जुलाई को केरल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कड़ी फटकार भी लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घोड़ा अस्तबल से निकल गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि बकरीद के लिए मिली रियायतों ने कोरोना की रफ्तार को और बढ़ा दिया है। बीते 4 दिन में ही केरल में 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और ये इस दौरान पूरे देश में मिले मामलों का 38% से ज्यादा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या तीसरी लहर का दरवाजा केरल में खुल चुका है? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, मौजूदा हालात को दूसरी लहर के आंकड़ों के आईने से देखना होगा, क्योंकि देश फिर पुरानी और नई लहर के मोड़ पर है। जिस तरह दूसरी लहर परवान चढ़ी थी, कमोबेश वैसी स्थिति फिर से बनती दिख रही है, क्योंकि दूसरी लहर का कहर बरपने से ठीक पहले जैसे दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कोरोना काबू में दिख रहा था, इस वक्त भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। उस वक्त जिस तरह केरल में केस लगातार बढ़ रहे थे, वैसे ही अब भी बढ़ रहे हैं। मार्च में देश में जितने केस सामने आ रहे थे, उसमें से करीब 6% सिर्फ केरल से थे, जो धीरे से अप्रैल में बढ़कर करीब 6.25% हो गए। लेकिन मई आते आते यह आंकड़ा 10.5% के पार हो गया। जून में 18.5% और जुलाई में 37.5% के पार पहुंच गया। यह ट्रेंड ही तीसरी लहर का दरवाजा खुलने की आशंका की ओर इशारा करता है, जिसे केरल की सरकार बखूबी समझ रही है। इसलिए अब केरल में 24 और 25 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 23 जुलाई को 3 लाख टेस्ट के लक्ष्य के साथ बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कैंपेन भी चलाया जाएगा। लेकिन यह फिक्र तब कहां गुम हो गई थी, जब इसी केरल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए बकरीद पर कोरोना के नियम कायदों को रौंदने की छूट दे दी थी, क्योंकि उससे कोरोना संक्रमण की कड़ी को और मजबूत होने का मौका मिल गया है, जो न सिर्फ केरल बल्कि देश पर भारी पड़ सकता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लोगों की, सरकारों की लापरवाही के साथ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा डेल्टा वेरिएंट की वजह से भी गहराता जा रहा है, जिसने हिंदुस्तान में दूसरी लहर में मौत का तांडव किया और अब एक बार फिर उसकी वजह से ही तीसरी लहर आने की आशंका है। यह कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों के बाहर तड़पते मरीजों की तस्वीरें याद करके लगाया जा सकता है। बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, हर चीज की तो कमी थी, लेकिन कोरोना के कहर में कोई कमी नहीं थी। और वो कहर कितना भयावह हो सकता है, ये एक नई स्टडी में सामने आया है। ध्यान दीजिएगा, कनाडा में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामलों पर स्टडी की गई। देखा गया कि डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। साधारण कोरोना वायरस के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 120% ज्यादा देखी गई। आईसीयू में एडमिट होने की आशंका 287% ज्यादा है। मौत की आशंका 137% ज्यादा है, जो बाकी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के मुकाबले बहुत ज्यादा। अल्फा, बीटा, गामा वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 59% पाई गई। मौत की आशंका, मौत का खतरा 61% तक बढ़ गया। डेल्टा वेरिएंट पर सामने आई है रिसर्च डराने वाली, आपको हमको सावधान करने वाली, क्योंकि सावधानी बरतकर ही ना सिर्फ डेल्टा बल्कि वायरस के किसी भी वेरिएंट से बचा जा सकता है। लेकिन अफसोस कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। कोरोना के बाद फिक्र नस्लीय भेदभाव वाले वायरस की, जो देश के महानगरों में तेजी से फैल रहा है, खास तौर से राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ नस्लीय भेदभाव और छेड़छाड़ की घटना हुई और इस घटना ने देश को शर्मसार कर दिया। एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता सख्त
नस्ल विरोधी कानून की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ एक घटना या अपराध नहीं बल्कि मानसिक रोग है जो देश के लिए घातक साबित हो रहा है। लड़की का आधा कपड़ा नहीं दिखाएगा। ऐसे रेट पूछ लेते हो? रेट लाइट कहाँ पड़े आपको पता नहीं? हाँ, हम लोग का मूड स्पॉइल कर दिया। हम कहीं देना, हम ठीक है। आपका ही ग्रुप का था, आप पूछ रहे हो रेट क्या है करके। ऐसे रेट मत पूछना, लड़की का आधा कपड़ा नहीं दिखाएगा। खुलेआम देश की राजधानी में, वो भी बीच सड़क पर, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से छेड़छाड़, नस्लवादी टिप्पणी और रेट पूछने की हिमाकत करना देश को शर्मसार कर गया। ऐसे रेट पूछ लेते हो? रेट लाइट कहाँ पड़े आपको पता नहीं? हाँ, हम लोग का मूड स्पॉइल कर दिया। यही नहीं, लोगों की कुंठित सोच की बेखौफ नुमाइश ने तो राजधानी दिल्ली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और इस वीडियो ने एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों से होने वाले नस्ली भेदभाव की फिक्र बढ़ा दी। ऐसे रेट मत पूछना, लड़की का आधा कपड़ा नहीं दिखाएगा। रात को मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड यह वीडियो नॉर्थ ईस्ट की कुछ लड़कियों ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया। सॉरी बोले तो होगा, बोले तो हम लोग को कुछ नहीं होता है। 19 जुलाई को अपलोड किए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दिल्ली के हौज खास गांव में रात करीब 10 बजे लड़कियों को पहले सड़क पर परेशान किया गया, फिर रात भर के लिए रेट पूछा गया और जब लड़कियों ने हिम्मत दिखाई तो सभी माफी मांगकर भागते नजर आए। ऐसे रेट पूछ लेते हो? रेट लाइट कहाँ पड़े आपको पता नहीं? ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सोच है, एक मानसिक बीमारी है जो लोगों को नस्ली भेदभाव के लिए उकसाती है। चाहे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हो या लड़के, राजधानी दिल्ली में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। इसलिए आज समाज को बांटने वाली इस खतरनाक सोच को समझने की भी जरूरत है और इसे जड़ से खत्म करना भी जरूरी है। लेकिन पहले ये जान लीजिए ये हुआ कैसे। दरअसल नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां अपनी कैब का इंतजार कर रही थी, तभी वहां से गुजर रहे कुछ लड़के उन पर भद्दे और अश्लील कमेंट करने लगे और उनमें से ही एक ने लड़कियों को सेक्स वर्कर मानते हुए पूछा रेट क्या है। गनीमत रही कि उस दौरान लड़कियां बिना डरे एकजुट हो गई और मंचले भागने को मजबूर हुए। लेकिन शर्मनाक ये रहा कि वहां मौजूद आसपास के लोगों ने ना तो कोई प्रतिक्रिया दी, ना ही लड़कियों की मदद के लिए आगे आए। वीडियो में घटना के चश्मदीदों को देखकर इसे साफ समझा जा सकता है। इसी वायरल वीडियो को देखकर दिल्ली महिला आयोग ने खुद संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए नोटिस भेजा। ये वीडियो कल मैंने देखी और उसी वीडियो के ऊपर स्वतः संज्ञान लिया और तुरंत दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया है, एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला है और साथ में इन लड़कों को अरेस्ट करके सबक सिखाने के लिए बोला है। तो एफआईआर तो कल हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर कर दिए। अभी वो जांच कर रहे हैं, इन लड़कों को ढूंढने की कोशिश चल रही है क्योंकि ये लड़के ज़रूर अरेस्ट होने चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी पीड़ित लड़कियों से संपर्क किया और बयान के आधार पर सफदरजंग एनक्लेव थाने में आईपीसी 509 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब वीडियो, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। हो सकता है वो जल्द ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन सवाल है उस नस्ली भेदभाव वाली सोच का जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ आए दिन दिखती है और यही बड़ी फिक्र है। ये पहली घटना नहीं है, लेकिन ये आखिरी हो, ये सोचना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं ये और ज्यादा जरूरी है। अब टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों का दम दिखाते हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने के लिए भारत की बाहुबली बेटियां तैयार हैं। इस बार रिकॉर्ड 55 महिला एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। इनमें से कुछ का दावा बेहतर, बेहद ताकतवर है। आइए आपको मिलवाते हैं देश की बाहुबली बेटियों से। ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज हैं जब पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने देश का नाम रोशन किया था।
मेडल टैली में भारत को जगह दिलाई थी। अब 5 साल बाद कुछ और बेटियां इसी मजबूत इरादे के साथ कदम रखेंगी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी में भारत की मजबूत दावेदार हैं। दीपिका टोक्यो ओलंपिक में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज के तौर पर उतरेंगी। हाल ही में वर्ल्ड कप स्टेज 3 में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। शानदार फॉर्म में चल रही दीपिका हाल ही में प्रधानमंत्री और ओलंपिक एथलीटों के बीच हुई बातचीत का हिस्सा थीं। 2012 से ओलंपिक में हिस्सा ले रही दीपिका के लिए मेडल जीतने का बेस्ट चांस है। विनेश फोगाट खुलकर कहती हैं, हारना मुझे अच्छा नहीं लगता। रियो ओलंपिक में भी वो मेडल की मजबूत दावेदार थीं, लेकिन बीच टूर्नामेंट में वो अनफिट हो गईं। पहलवानों के परिवार से आई विनेश फोगाट को गुरुमंत्र याद है, प्रैक्टिस करना, खाना पीना और सोना, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनकी इसी कड़ी मेहनत का उन्हें बड़ा इनाम मिल सकता है। पीवी सिंधु की सबसे बड़ी ताकत है रियो का सिल्वर मेडल। रियो की गोल्ड मेडलिस्ट कैरोलिना मारिन इस बार ओलंपिक में नहीं है। सिंधु को इस बात का भी फायदा मिल सकता है। उनकी कड़ी मेहनत और काबिलियत हम कई साल से देख रहे हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री ने उन्हें जीत के बाद आइसक्रीम खिलाने का वायदा भी किया है। मैरी कॉम तो पूरी दुनिया के सामने मिसाल हैं। मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को पार कर वो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं। लंदन ओलंपिक्स में वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। उन्हें पता है कि ओलंपिक का प्रेशर क्या होता है। अपने मेडल का रंग बदलने के लिए वो बेताब हैं, उत्साहित हैं और तैयार हैं। मनु भाकर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मान लीजिए ओलंपिक में मेडल जीत लिया तो सबसे पहले क्या करेंगी? जवाब था, जोर से चिल्लाऊंगी, भारत माता की जय। मनु भाकर के पास शूटिंग की लगभग सभी बड़ी प्रतियोगिताओं का मेडल है। ओलंपिक मेडल शूटिंग के खेल में उनके कद को और बढ़ाएगा। सानिया मिर्जा इस देश की हर महिला खिलाड़ी के लिए स्टार हैं। उन्होंने टेनिस के खेल में खुद को बार बार साबित किया है। मैरी कॉम की तरह ही इस बार वो भी सुपर मॉम बनकर टेनिस कोर्ट में उतरेंगी। ये सानिया मिर्जा का चौथा ओलंपिक है। 6 ग्रैंड स्लैम वो जीत चुकी हैं। अंकिता रैना के साथ वो एक बार फिर ओलंपिक मेडल की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएंगी। रानी रामपाल हॉकी की शान है। रानी के हाथ में भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान है। सिर्फ 15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कदम रखने वाली रानी रामपाल रियो ओलंपिक्स में भी थीं। उनके खाते में काबिलियत और अनुभव का तालमेल है। वो मानती हैं खिलाड़ी फिट हैं। हर विरोधी टीम के लिए खास तैयारी की है, अच्छे नतीजे आएंगे। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में भारत की इकलौती दावेदार हैं। ये उनका दूसरा ओलंपिक्स है। मीराबाई 49 किलोग्राम वर्ग में भारत की दावेदारी पेश करेंगी। अपने वजन से 4 गुना ज्यादा वजन उठाने वाली मीराबाई चानू बहुत चुनौतियों का सामना करने के बाद इस मुकाम तक पहुंची हैं। 2020 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। उनकी मौजूदा विश्व रैंकिंग 2 है। वो भी पोडियम फिनिश का सपना देख रही हैं। जरा अंदाजा लगाएं आप, एक तरफ कोरोना काल और दूसरी तरफ ओलंपिक की तैयारी। क्या जज्बा है इन लोगों का, फटाफट अंदाज में। दिल्ली में यूपी की सिंचाई विभाग की जमीन पर चला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। मदनपुर खादर से 2.10 हेक्टेयर जमीन से हटाया गया रोहिंग्या प्रवासियों का अवैध कब्जा। करीब 150 करोड़ रुपए की जमीन कराई गई मुक्त। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ वसूली का केस दर्ज। बिल्डर का केस हटाने के एवज में 15 करोड़ मांगने का आरोप। एफआईआर में परमबीर सिंह के अलावा 5 पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिकों के नाम भी शामिल।
कैबिनेट की बैठक में लद्दाख को मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा। 750 करोड़ रुपए का लागत से बनकर जल्द तैयार होगी यूनिवर्सिटी। लेह और करगिल समेत पूरे लद्दाख के पढ़ सकेंगे छात्र। लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड से लगी सीमा पर दिखी चीन की हलचल। उत्तराखंड के बाड़ाहोती सेक्टर में देखे गए चीनी सेना के करीब 35 जवान। 4 से 5 दिन पहले घोड़े पर सवार होकर आए पीएलए के सैनिक। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच कल कोलंबो में दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच। लगातार 2 मैच जीतकर भारत ने सीरीज पर कर लिया है कब्जा। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के अभिभावकों में अलग सा डर है। उन्हें लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर चाइल्ड वेव बनकर आएगी और बच्चों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, लेकिन हकीकत में इससे डरने की जरूरत नहीं है। पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की थर्ड वेव किसी भी तरह चाइल्ड वेव साबित नहीं होगी। कोविड-19 महामारी से अब तक जितने भी ग्लोबल या नेशनल लेवल पर आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनसे साफ है कि अभी तक आई वेव्स में बच्चों में मॉडरेट या गंभीर बीमारी विकसित होने का कम जोखिम रहा है। व्हाट्सएप यूजर की जरूरत के हिसाब से लगातार नए नए फीचर्स अपडेट करता रहता है। अब कंपनी ने आईफोन यूजर्स के कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नया इंटरफेस जारी किया है। नया कॉलिंग इंटरफेस एप्पल के फेस टाइम की तरह दिखता है। नए अपडेट के बाद जितने भी लोग कॉल पर होंगे सभी को दिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, कॉलिंग के दौरान दूसरे यूजर्स को स्वाइप मेन्यू की मदद से जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई यूजर कॉल को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे फिर से कॉल किया जा सकता है। ऊकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की जून 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड में काफी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जून 2021 में मोबाइल इंटरनेट की औसत स्पीड 17.84 Mbps रही, जो कि पिछले साल जून के मुकाबले 47% ज्यादा है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंकिंग में भी उछाल आया है। भारत अब 73 से 70वें पायदान पर आ गया है। और अब देखते हैं जो है सो। कोविड हुआ, आदमी बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो थी नहीं तो मौत हो गई। अब बताइए आदमी कैसे मरा? कोविड से या ऑक्सीजन की कमी से? कॉज ऑफ डेथ कोविड हुआ या ऑक्सीजन? सरकारी फाइल कहती है डेथ कोविड से हुई, ऑक्सीजन की कमी से नहीं। लेकिन यही फॉर्मूला तब बदल जाता है जब किसी कोमॉर्बिड पेशेंट की कोरोना से डेथ होती है। तब फाइल कहती है कि हार्ट पेशेंट पहले से था, इसलिए कॉज हार्ट डिजीज है। ऐसे ही वो मामले भी समझ में नहीं आते जहां बलात्कार करने वाले को माइनर मानकर चला जाता है उम्र की वजह से। कॉमन सेंस सिर्फ इंसानों में नहीं, सरकारी टेक्निकलिटी में भी खासा ना मौजूद है। बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।